वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच क्वांटिटी इज़ मैयर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। इसमें वो कहता है कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सादा अल्फाज में अगर हम इसको समझें, यानी जो इनर्शिया है वो किस चीज़ के कम या ज़्यादा करने से उसकी वैल्यू जो है वो तब्दील होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए हमारे पास है मैस, ऑप्शन बी हमारे पास है फोर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है वेट और ऑप्शन डी हमारे पास है फ्रिक्शन। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी का वो उसके मैस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर कोई चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका उतना ही ज़्यादा जो है वो इनर्शिया होगा। मींस कि जितना किसी चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के अंदर, यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है और उसका जो है वो साइज़ ज़्यादा है तो उसको जो है वो हिलाना जो है वो मुश्किल होगा बनिस्बत इसके कि अगर कोई बॉडी जो है वो जिसका साइज़ छोटा हो। तो इसके लिए जो है वो आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो मैस होगा। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू अ बॉडी वेइंग 10 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स एक्सेलेरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, 5 न्यूटन जो है उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका जो वेट है उस बॉडी का जिसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन की, वो हमारे पास है 10 न्यूटन उस बॉडी का वेट है। व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने उसका एक्सेलरेशन जो है वो बताना है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ लिख ली हैं। फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन और उस बॉडी का, यानी जो पहले तो ये हमारे पास बॉडी है जिसका वेट हमारे पास 10 न्यूटन है और इसके ऊपर फोर्स हमारे पास लग रही है 5 न्यूटन की। तो और एक्सेलेरेशन हमने जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फोर्स और एक्सेलेरेशन के दरमियान जो एक रिलेशन होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक होता है, F = ma। तो हमें यहाँ पर जो है वो मैस जो है वो गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम इस वेट से जो है उस बॉडी का मैस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास W = mg से हम जो है वो मैस निकाल सकते हैं। g इधर जो है वो डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड कर दिया। W की वैल्यू हमारे पास 10 है जो कि हमने लिख ली। उसके बाद g की वैल्यू जो है हमारे पास 10 होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मैस का वो आएगा 1 kg। तो अब यहाँ पर हम मैस की जगह जो है वो उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें एक्सेलेरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर मैस की जगह मैस की वैल्यू, फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू और एक्सेलेरेशन को जो है वो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। 1 इधर मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए ही आ जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन इसके लिए जो आप मार्क करेंगे वो ऑप्शन सी आपका होगा, जो इसका राइट आंसर है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलेरेशन होगा। उसके बाद वो कहता है कि एक थर्ड एमसीक्यू उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इफ़ अ स्टील क्यूब हैज़ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक स्टील का क्यूब हमारे पास है जिसका एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अनदर स्टील क्यूब इज़ प्लज्ड इनटू इट। एक और जो स्टील क्यूब है उतने ही साइज़ का सेम स्टील क्यूब हमने उसके अंदर क्या किया है, धसाया है, उसके अंदर दाखिल किया है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कम्बिनेशन। तो अब इस जो कम्बिनेशन हमने, एक पहले स्टील क्यूब था, एक और इसके अंदर स्टील क्यूब हमने ऐड कर दिया, तो उस कम्बिनेशन का जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। इसको हम ज़रा एक डायग्राम और एक कैलकुलेशन के ज़रिए से समझते हैं। अब यहाँ पर पहले तो इसको ज़रा समझ लें कि ये हमारे पास पहले एक पेंसिल का एक क्यूब मैंने बनाया है। ये हमारे पास पहले जो क्यूब है स्टील का, उसका हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है उसकी। उसके बाद हमने एक और जो ये पेन के साथ मैंने ड्रा किया है ब्लू कलर में, इस स्टील क्यूब को, जो कि इसका जिसका साइज़ जो है वो सेम है, उतना ही उसका मैस है। तो पहले का जो एक्सेलेरेशन था वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। अब यहाँ पर हमने एक और स्टील क्यूब जो है इसके अंदर और जो है वो पेनिट्रेट कर दिया है, प्लज कर दिया है, इसके अंदर धंसा दिया है इसके अंदर। तो अब होगा क्या, क्योंकि पहले हमारे पास एक का मैस था हमारे पास और एक और स्टील का क्यूब हमने इसके अंदर जब पेनिट्रेट किया तो उसका मैस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी मैस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसके एक्सेलेरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है, F = ma। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम देखें
ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये इक्वेशन आपने ड्राइव भी की होगी इस चैप्टर के अंदर शुरू में, कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलेरेशन के, और दूसरा हमारे पास रिलेशन होता है कि एक्सेलेरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यानी अगर मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही एक्सेलेरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर मास कम होता जाएगा तो एक्सेलेरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस रिलेशन के लिहाज से इसकी कैलकुलेशन अब देखते हैं कि हमने, क्योंकि वहाँ पर एक क्यूब के अंदर दूसरे क्यूब को पेनिट्रेट किया, प्लज किया, तो उससे उसका जो मास है वो बढ़ गया। तो मास के बढ़ने से एक्सेलेरेशन, जैसे कि मैंने बताया है कि कम होगा, तो अब हम देखते हैं कि कितना कम होगा। अब उस कैलकुलेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हमारे पास जब एक क्यूब था हमारे पास, तब एक्सेलेरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स सपोज कि अगर हम उसका मास फ़र्ज़ किया हम 1 kg रख लेते हैं, तो जब हम उसके अंदर दूसरा भी क्यूब उसके अंदर जो सेम मास का होगा, सेम साइज़ का होगा, उसको इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो 2 kg हमारे पास जो है उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मास हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें, हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो, अगर उसको निकालना चाहें हम, F इज़ इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन से एक्सेलेरेशन को साइड पर रखें, तो m और F ओवर m के दरमियान एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। किस तरह से कि m हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि पहले हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो मास हमारे पास था 1, अब हमने मास कर दिया है कितना, 2। तो अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब 1/2 को जो यहाँ पर हमारे पास है, इसको हम साइड पर निकाल सकते हैं बाहर की तरफ, और ये F ओवर m जो है वो दोबारा से हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, इस इक्वेशन के मुताबिक F ओवर m, जैसे कि हमने ऊपर देखा है, ये एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा। तो यानी अब जो है, पहले हमारे पास एक्सेलेरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इस इक्वेशन के मुताबिक भी बताया है कि हमारे पास मास को अगर हम ज़्यादा करते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, 1/2 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। तो पहले हमारे पास एक्सेलेरेशन था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब उसका एक्सेलेरेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगा हाफ होकर, यानी उसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा, जिसको आपने मार्क करना है, वो है राइट आंसर बी ऑप्शन, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू को हम देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़, इसमें वो कहता है कि एसआई यूनिट जो है वो लीनियर मोमेंटम का क्या होगा। तो इसके लिए मैं इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो है P से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और M का हमारे पास, इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसका यूनिट निकालें तो इस तरह निकलेगा। मास का यूनिट हमारे पास होता है kg, और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आप -1 ऊपर भी लिख सकते हैं, या इस तरह से अगर नीचे ला कर रखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज हमारे पास है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनक्लोज इन अ ग्लास वेसल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर वो कहता है कि एक ग्लास वेसल हमारे पास है जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज किया गया है, और उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो इसको भी डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ग्लास वेसल है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है पेंसिल के डॉट के ज़रिए से। अब अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इनक्लोज हैं, एक बंद है एक बर्तन के अंदर, और दूसरा ये कि जो उनका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब अगर हम देखें तो ये एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट करती हुई मालूम नहीं होती। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल असर ना हो, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, यानी जो इर्द गिर्द के असर से बिल्कुल आइसोलेट हो, आज़ाद हो। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा आइसोलेटेड सिस्टम, सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इसको आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू 6 हमारे पास है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू। यहाँ पर वो ये पूछता है कि किसी भी बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। इस बुक के प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर आपने ये एक रिलेशन पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ पर जो डेल्टा पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये डेल्टा का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम को डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं कलेक्टिवली, इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स। तो अगर हमें ये कह दिया जाए कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, तो वो टाइम मल्टीप्लाई बाय फोर्स या फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होगा।
इस रिलेशन के मुताबिक, तो आप जो ऑप्शन आप मार्क करेंगे इसके लिए वो होगा फोर्स इनटू टाइम। उसके बाद 7th MCQs हमारे पास है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज़ इक्वल टू इट्स। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है हमारे पास किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वो किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इसका हमेशा जो वेट है वो डाउनवर्ड होता है इसका। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे उसने पूछा है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, तो वो हमेशा जो है वो उसके वेट के इक्वल होता है, क्योंकि वो वेट की वजह से ही डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे वेट। उसके बाद 8th MCQs हमारे पास है, एज द रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कंज्यूम फ्यूल इट्स एक्सेलेरेशन गोज ऑन। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि जैसे ही एक रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है, उसकी मोशन के दौरान वो अपना जो है वो फ्यूल को कंज्यूम करता है। तो फ्यूल के कंज्यूम करने से उसके एक्सेलरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे हमने ऊपर एक MCQs यहाँ पर भी पढ़ा था, मैस और एक्सेलरेशन के हवाले से एक रिलेशन हमने यहाँ पर स्टडी किया था, तो उसी से ही रिलेट करके हम यहाँ पर इसको भी स्टडी करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक रॉकेट है। अब जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा तो ये फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। जब ये फ्यूल का इस्तेमाल करेगा, पहले उसका जो मैस है वो ज़्यादा होगा, जैसे ऐसे ये फ्यूल इस्तेमाल करता जाएगा इसका मैस जो है वो कम होता जाएगा। और जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, यानी जैसे जैसे इसका मैस कम होता जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये होगा। तो क्योंकि मैस के कम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो ए आपके पास होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 9 MCQs हमारे पास है, अ बुक ऑफ मैस 5 kg इज़ प्लेस ऑन अ टेबल। यहाँ पर वो कहता है कि एक हमारे पास बुक है जिसका मैस हमारे पास 5 kg है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक। तो बुक के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स लग रही होगी। तो इसको भी सोल्यूशन हम देखते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास टेबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है और इसका वो कहता है कि इसका जो मैस हमारे पास है वो 5 kg है। तो इसके ऊपर कितनी फ़ोर्स लग रही होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो फ़ोर्स लग कहाँ से रही होगी। वो फ़ोर्स जो है क्योंकि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जो टेबल का इस बुक के ऊपर होगा, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेबल पड़ी रहेगी। तो बेसिकली हमने जो है वो उसका नॉर्मल रिएक्शन मालूम करना है उस टेबल का। तो वो टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना होगा उसको हम फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं, जितना इस बुक का जो है वो वेट होगा उतना ही जो है वो रिएक्शन ये टेबल इस बुक के ऊपर लगाएगी, जो कि फोर्स अपवर्ड जो है इसके ऊपर लग रही होगी। तो हम पहले अगर इसका जो है वो वेट अगर फाइंड आउट कर लें तो हम इसके जो लगने वाली इसके ऊपर जो फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। W=mg, मैस हमारे पास गिवन है जो कि 5 kg है। तो जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10, तो 10 × 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा और ये 50 न्यूटन जो है उसका वेट होगा और इतना ही जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उस टेबल का अपवर्ड इसके ऊपर लग रहा होगा। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो 50 न्यूटन होगा। ऑप्शन ए को आप मार्क करेंगे। उसके बाद 10 MCQs को हम स्टेटमेंट उसकी रीड करते हैं। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डैश ऑफ मोशन। अब दोबारा से हम जैसे कि हमने रॉकेट पहले भी ड्रा किया था, ये पहले एक MCQ को सॉल्व करने के लिए हमने रॉकेट ड्रा किया था, इसी हवाले से अब ज़रा हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक एक रॉकेट जो है वो अपवर्ड तब ही मूव करता है जब उसकी जो हॉट गैसेस नीचे से जो फ्यूल कंज्यूम होता है उसकी गैसेस जो वो प्रेशर से नीचे की तरफ जो है वो निकलती हैं, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर निकलती हैं। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ रिलेट करता है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो ये यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से ही जो है ये अपवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा वो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे पास होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट MCQ 11 हमारे पास है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एयर के अंदर, तो उसके ऊपर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितनी होगी। तो इसको ज़रा हम एक मिसाल से ज़रा समझते हैं
कि अगर कोई भी चीज़, लेट्स सपोज कि ये चीज़ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जबकि एयर की जो ड्रैग फोर्स है वो इसके ऊपर क्या करेगी, अपवर्ड जो है वो एक्ट करेगी, जो इसको रेजिस्ट करेगी, या एयर की रेजिस्टेंस की फोर्स। तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ ये एक दूसरे के असर को या इम्पैक्ट को जो है वो कैंसिल कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हमारे पास होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, इसको आप मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 12। इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ स्मॉल स्पोर्ट्स कार कोलाइड हेड ऑन विद अ मैसिव ट्रक, विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक हमारे पास स्मॉल स्पोर्ट्स कार है जो कि टकराती है हेड ऑन विद अ मैसिव ट्रक, यानी सामने से, फ्रंट से एक मैसिव ट्रक के साथ। विच व्हीकल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, यानी कौन से व्हीकल के ऊपर जो है वो फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास है द कार, ऑप्शन बी हमारे पास है द ट्रक, ऑप्शन सी हमारे पास है दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, और ऑप्शन डी हमारे पास है इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब अगर हम इसको डायग्राम के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर बुक के स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने यहाँ पर डायग्राम को ड्रा किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक ट्रक यहाँ पर हमारे पास और एक कार है, ये हेड टू हेड यानी फ्रंट से एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर हम देखें तो जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक कहा गया है कि एक जो स्मॉल कार है वो मैसिव ट्रक के साथ टकराती है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक यह है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। अब यहाँ पर अगर ये जो कार है ये इस ट्रक के साथ फ्रंट से कोलाइड करती है, तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ये हमारे पास एक्शन फोर्स होगी, जबकि मैसिव ट्रक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो हमारे पास रिएक्शन फोर्स होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो इस लिहाज से जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन सी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड एंड प्रोड्यूस 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेंज इन इट्स मोमेंटम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है एक बॉडी के ऊपर और वो 2 सेकंड के लिए उसके ऊपर एक्ट करती है, जबकि उसके अंदर जो है वो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का जो है वो चेंज इन मोमेंटम उसके अंदर प्रोड्यूस करती है। तो वो कहता है द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो कितनी होगी। तो इसको हम फार्मूला के जरिए से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज़ जो है मैंने लिख ली हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है वो 2 सेकंड है और हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जबकि हमें फोर्स जो है वो मालूम करने के लिए कहा गया है। तो इनके लिए एक रिलेशन हमारे पास होता है F इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास जो डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 50 और जबकि टाइम हमारे पास है 2 है, तो हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो 50 न्यूटन आ जाएगी। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन सी को आप मार्क करेंगे 50 न्यूटन। उसके बाद 14 एमसीक्यूज हमारे पास है। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड यू अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रही है और आप उसके ऊपर जो है कोई फोर्स अप्लाई करते हो परपेंडिकुलरली उसकी मोशन की डायरेक्शन के, तो क्या होगा। अब बॉडी, ऑप्शन ए हमारे पास है बॉडी स्पीड्स अप, तो उसकी बॉडी जो वो उसकी स्पीड जो वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी हमारे पास है बॉडी स्लोज डाउन, क्या बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और ऑप्शन सी हमारे पास है बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, और ऑप्शन डी हमारे पास है बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम, ज़रा इसको मिसाल के जरिए से समझते हैं पहले तो। अब इसकी एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइड स्टोन यानी एक रस्सी के साथ बंधा हुआ एक पत्थर मैंने लिया है। अगर हम इसको घुमाते हैं एक इस तरह से, तो इस मिसाल से हम जो है वो इस MCQs को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हम एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इसको रिवॉल्व करवाएंगे, घुमाएंगे, तो अब यहाँ से हमने इस बात को ज़रा समझना है। यहाँ पर इसके ऊपर रस्सी के जरिए से जहाँ से आपने इसको पकड़ा हुआ है एक एंड से, इसके ऊपर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी जो कि इसको क्या करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो सर्कल की तरफ खींच के रखेगी। तो यहाँ पर ये होता है कि एक बॉडी के अंदर रुझान होता है कि वो अपनी मोशन को विद इन अ स्ट्रेट लाइन जो है वो जारी रखना चाहती है। तो अब क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो ये हर इंस्टेंस के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स जो इसके ऊपर टेंजेंट बनाते हुए इसके ऊपर एक्ट करेगी, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और वो
जब इसके ऊपर एक्ट करेगी तो ये इन अ सर्कुलर पाथ जो है वो मूव करेगी। तो जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक हमसे पूछा गया है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर अपनी मोशन को जारी रखे और इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलरली फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे तो उसकी जो मोशन होगी वो किस तरह की होगी। तो आप इस तरह इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि उसकी मोशन जो है वो एक सर्कल के अंदर होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो स्टोन हमारे पास है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स जो इसके ऊपर हर इंस्टेंस के ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करता है। तो इस लिहाज से जो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा सी, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद MCQs 15 हमारे पास है, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बिटन बाय स्टिक डस्ट फ्लाइज ऑफ कारपेट इट इज मेनली ड्यू टू। अब यहाँ पर वो कहता है कि जब आप एक लटके हुए कारपेट को, जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि पहले इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से ज़रा रीड कर लेते हैं। When a hanging carpet is beaten by a stick, जब वो कहता है कि एक लटके हुए कारपेट को जो है वो बीट किया जाता है ड्रम स्टिक के साथ या किसी चीज़ के साथ, स्टिक के साथ, तो जिसके पार्टिकल होते हैं वो उसी जगह पर रह जाते हैं, उसी जगह पर जो है वो स्टिक रहते हैं। उसकी वजह क्या है? इट इज़ मेनली ड्यू टू। अब इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब लेट्स सपोज के एक हमारे पास ये हैंगिंग कारपेट है, इसके ऊपर जो है वो डस्ट पार्टिकल भी हैं। जब इसको स्टिक के ज़रिए से जो है वो हम इसको बीट करते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं इस जगह पर स्टिक रहने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? हमने जो है वो इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसको इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया किसी बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है? जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के अंदर रेजिस्ट करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपनी जो स्टेट है उसको मोशन में ही रहने की कोशिश वो करती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन सी, के जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो उसी जगह पर रहना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? इनर्शिया ऑफ डस्ट, यानी जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी जगह पर रहना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 16 है, अ बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, वाटर डज नॉट स्पिल आउट इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन ड्यू टू। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक हमारे पास साथ एक डायग्राम भी दिखाई गई है। यहाँ पर एक हमारे पास बकेट है जिसके अंदर हमने पानी को जो है वो लिया हुआ है और इसके अंदर पानी है और इसको जब रिवॉल्व करवाया जाता है इस तरीके से, और जबकि ये इस डायरेक्शन में भी आती है कि जो इसकी डायरेक्शन है यानी ये उल्टी हो जाती है, यानी अपसाइड डाउन नीचे की तरफ भी आ जाती, तब भी जो है वो पानी इसके अंदर से नहीं गिरता। उसकी क्या वजह है? तो यहाँ पर यही वो कहता है कि बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल। जब एक बकेट को ऊपर से यानी इस तरीके से हम घुमाते हैं, ये हमारे पास यानी ऊपर नीचे वाला सर्कल की तरह वर्टिकल फॉर्म में अगर इसको हम घुमाते हैं तो वाटर डज नॉट स्पिल आउट, तो पानी इसके अंदर से नहीं गिरता। कब? इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन, जबकि बकेट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो उल्टी भी अगर हो जाए। उसकी क्या वजह है? अब यहाँ पर इसको, जैसे कि मैंने अभी एक सर्कल के हवाले से आपको एक डायग्राम दिखाई थी स्ट्रिंग टाइट स्टोन वाली, तो उस एग्जाम्पल से इसको दोबारा समझते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइट स्टोन है जिसको हम जो है वो एक रस्सी के ज़रिए से हमने बांधा हुआ है और एक सर्कुलर पाथ के अंदर हम इसको घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, जो कि इसको कहाँ रखती है? सर्कल के सेंटर की तरफ रखती है। तो एट द सेम टाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसको एक्शन फोर्स मान लिया जाए सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो इसके सेम टाइम जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स जो है वो भी काम कर रही होती है, जिसको हम जो है वो नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया जाता है। बेसिकली ये एक रिएक्शनल फोर्स होती है जो कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है ये चीज़ रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये डायग्राम है इसमें जो हमारे पास जो इसको सेंटर की तरफ रखेगी, सेंटर सीकिंग फोर्स जो होगी वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जबकि जो पानी यहाँ पर नहीं गिर पा रहा, जो उसके पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं मूव कर पा रहे, तो उस वक्त जो है यहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है वो एक्ट कर रही होगी, जो कि इसके रिएक्शन के तौर पर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो पानी है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो इस लिहाज से जो वाटर है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर। इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ 17 हमारे पास है। इसमें वो कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग, हाउ मच टेंशन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास 10 kg है और वो एक रस्सी के ज़रिए से इसको लटकाया गया है, तो उस रस्सी के अंदर टेंशन जो है वो कितनी होगी?
तो ऑप्शन ए हमारे पास है 10 न्यूटन, ऑप्शन बी हमारे पास है 100 न्यूटन, ऑप्शन सी हमारे पास है 1 न्यूटन और ऑप्शन डी हमारे पास है 50 न्यूटन। तो अब इसको यहाँ पर डायग्राम के जरिए से इधर ही देख लेते हैं इसको। यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसका कोई ना कोई मैस जो है वो हमें बताया गया। इसका मैस हमारे पास है जी 10 kg। तो अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन हमारे पास होगी वो इसके इक्वल टू द वेट होगी। जितना इसका वेट अगर होगा तो उतना ही टेंशन यानी तनाव जो है इसकी रस्सी के अंदर ऊपर की तरफ होगा। तो अगर हम इसका जो है वो वेट मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग वो दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हमारे पास टेंशन की जो है रस्सी के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो मैस हमारे पास इतना है, W=mg वाले फार्मूला से अगर g की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारे पास जो इसका वेट आएगा वो 100 न्यूटन आएगा, तो जो कि टेंशन के इक्वल होगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो 100 न्यूटन यानी बी ऑप्शन होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 18 MCQs है। द फोर्स विच मूव्स द कार इज़। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि वो कौन सी फोर्स है जो कि एक कार को मूव करवाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है फोर्स डेवलप बाय द इंजन, ऑप्शन बी हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, ऑप्शन सी हमारे पास है वेट ऑफ कार और ऑप्शन डी हमारे पास है वाटर स्पिल्ट ऑन द रोड। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, कोई भी जो बॉडी है वो तब तक मूव नहीं कर सकती जबकि रोड और टायर के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन ना हो। तो इस लिहाज से जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो ये होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर। तो हमें रोड पर चलने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो कोई भी जो चीज़ है वो मूव नहीं कर सकेगी। तो इस लिहाज से जिसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो बी ऑप्शन होगा। इवन कि अगर इंजन जो है वो उसको डेवलप भी करवाए, मूव भी करवाने की कोशिश करे, अगर रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो वो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आप इसका जो राइट आंसर मार्क करेंगे वो ऑप्शन बी होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQs है इस चैप्टर का 19। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो कि फ्रीली फॉल कर रही है एयर के अंदर, उसके ऊपर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी चीज़ जो फ्रीली फॉल कर रही होती है तो उसका जो वेट और जो हमारे पास एयर की जो ड्रैग फोर्स है वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर रहे होते हैं, और इस लिहाज से जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलेरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा तो इसका एक्सेलेरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और एक्सेलेरेशन भी उसका क्या होगा, जो है वो ज़ीरो होगा। इस लिहाज से इसकी नेट फोर्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी। ऑप्शन डी को जो है वो आप मार्क करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।